तो फ्रिक्शन में क्या करवाया था? एक्सप्लेनेशन हो गया था, रोलिंग और स्लाइडिंग का। अच्छा, बस टाइप्स बताए थे। थ्योरी। तुषार, आपने एलएलएम तो पढ़ा नहीं, तो फ्रिक्शन कैसे समझ में आएगा? सर पढ़ा है, मैंने पढ़ लिया था। अच्छा, पढ़ लिया था। यस सर। चलिए ठीक है। तो आज क्लास में कैसे आ गए? सर कल आकाश सर से बात हुई थी, आकाश सर ने क्या कहा था कि आप वहाँ के भी लेक्चर ले लीजिए और यहाँ के भी ले लीजिए, दोनों। अच्छा, ये बताइए 480 लेक्चर 3 महीने में करेंगे कैसे? मैं थोड़ा सा ये भी मैथ सीखना चाहता हूँ। तुषार? सर पूरे तो हो नहीं पाएंगे, वो मुझे भी पता है, लेकिन सर जैसे मैंने अभी आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक पढ़ लिया था बस उनके में। हाँ, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तक किया तो जनवरी तक आप मैक्सिमम 11th सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ सर, 11th ही हो पाएगा, 12th तो हो नहीं पाएगा वो। हाँ, और तो 40-50% क्वेश्चन नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रोज अगर 7 लेक्चर देखेंगे तब जाके आपका होगा, और 7 लेक्चर देखेंगे तो सोना छोड़ना पड़ेगा। हाँ। अगर तो सिर्फ आप क्लास लेते रहेगा, रिवीजन करते रहेगा। चलिए 2 मिनट वेट करते हैं, अनुष्का भी ज्वाइन हो जाए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रिक्शन। ठीक है। शीट में सर लेवल 1 तक तो हो गया। लेवल 1 तक हो गया। वो रह गया 30-35 क्वेश्चन हर किसी में, वो संडे को लेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लेंगे। सर बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो टेस्ट का क्या हुआ? रिजल्ट नहीं आया अभी तक? नहीं है। अच्छा अच्छा, वो मेरे ख्याल से वो डिस्कशन ग्रुप में पड़ा हुआ है, मैं उसको बस फॉरवर्ड कर दूंगा आपके पास। ठीक है, रिजल्ट निकल चुका है। तो आप बता। मेरे को सिर्फ फॉरवर्ड करना है, मैं फॉरवर्ड कर दूँ। हाँ सर, आप बता तो दीजिए। नहीं, मेरे को मैंने देखा ही नहीं है,
वो सिर्फ रिजल्ट आ चुका है, जिस ग्रुप में मैं हूँ उसमें रिजल्ट आ चुका है, फैकल्टी का एक ग्रुप है ना, तो रिजल्ट सबसे पहले उसी ग्रुप में आता है। तो मेरे को लगा कि शायद मैथ्स वाले सर ने कर दिया होगा फॉरवर्ड, अगर नहीं किया तो मैं कर दूंगा, ठीक है। और मैंने देखा नहीं है रिजल्ट। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हो सकता है कहीं लेट हो रहा। देखिए फ्रिक्शन के बारे में कल हम लोगों ने जो दो चीजें देखी थी, एक था हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन में दो चीजें थी, एक था आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और एक था आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने कहा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, ठीक है, वो अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, और जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अप्लाइड फोर्स के इक्वल। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर ग्राफ के बारे में बात करें, मैंने कहा अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर ब्लॉक जब तक रेस्ट पोजीशन पे है तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अप्लाइड फोर्स की। अगर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स है, ये कब होगा, जब बॉडी रेस्ट पे है। जब बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया, मैथ्स में यही पढ़ते हैं। तो लीनियर कर्व आपका कैसा होगा, इस तरीके से, ठीक। ये मैक्सिमम तक जाएगा, इसकी तो एक वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जाएगा। अगर इसके ऊपर मैंने फोर्स को अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा, ठीक। अगर ये मूव करेगा तो इसका मतलब उसके बाद कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। और मैंने कल एक जनरल केस बताया था कि म्यू के की वैल्यू क्या होती है, लेस देन म्यू एस, इसलिए ये जो फ्रिक्शन होगा एफ के की वैल्यू एफ एक्स मैक्स से कम होती है, ठीक है। तो ये जो रीजन है आपका, ये है आपका स्टैटिक रीजन, जब तक ब्लॉक आपका रेस्ट पोजीशन पे है, और ये है आपका मोशन, जब बॉडी आपकी मोशन में या काइनेटिक रीजन कह लीजिए। क्लियर है। अगर मैंने सिंपल यहाँ पे पूछा कि जो फ्रिक्शन है, थ्योरी का क्वेश्चन, फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के एरिया पे डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि म्यू इनटू एन नॉर्मल। हाँ ठीक है। जैसे कि हम लोग फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू एन होता है, ठीक। अगर मैंने 5 kg का ब्लॉक लिया तो ये मान लीजिए 5 kg का ब्लॉक है, एक और ब्लॉक है वो भी 5 kg का, लेकिन इसका एरिया ज्यादा है, लेकिन नॉर्मल तो वही होगा, नॉर्मल तो एमसी के इक्वल ही होगा दोनों केस में, अगर ये ग्राउंड पे रखा हुआ तो, ठीक। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एरिया है उस पर आपका फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, ठीक। देखो छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखिएगा। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन इंजीनियरिंग में तो नहीं आएगा। चलिए एक क्वेश्चन सिंपल से कीजिए, ये वॉल है, वॉल के अगेंस्ट एक ब्लॉक है, इस पे आपने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा। तो फाइंड रेंज ऑफ F so that block is at rest. और इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लीजिए।
एवरी डॉग के लिए सिंपल सा क्वेश्चन। Ultimate glucose determinants and रेंज रेंज ये तो एक ही वैल्यू निकाली हो। रेंज का मतलब यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। रेंज का मतलब यही होता है ना। आप सिर्फ एक ही केस को कंसीडर कर रहे हैं। देखिए अगर एलबीडी बनाओ तो ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, नीचे की तरफ आपका एफ साइन थीटा, सॉरी डायरेक्शन क्या है ऊपर, नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, कुछ नहीं, कोई फोर्स नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है, वो तो भी डिसाइड करेंगे। ठीक, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये भी तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक, तो ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेस्ट पोजीशन पे है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से रेस्ट पोजीशन पे है तो नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल है, एस कॉस थीटा। ठीक, अब मैं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं तो नीचे की तरफ फोर्स है आपका mg और ऊपर की तरफ फोर्स है आपका f sin थीटा। मैं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। नीचे mg है और ऊपर की तरफ f sin थीटा। पहला केस 1 मैंने मान लिया ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा ना। ठीक, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी क्या, नेट अप्लाइड फोर्स 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0 पहले केस में। अगर हम लोग केस 2 पे जाएं, मैंने कहा कि केस 2 f sin थीटा इज ग्रेटर देन mg। अगर f sin थीटा की वैल्यू mg से बड़ी है इसका मतलब ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ। अगर ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, नीचे की तरफ। इसको रेस्ट पोजीशन पे रहना है, इसका मतलब f sin थीटा should be equal to mg plus mu into n। ठीक है, तो यहाँ पे अगर f sin थीटा और n की वैल्यू कितनी थी, mg cos f cos थीटा। ठीक, यहाँ पे पुट कर दी तो आ जाएगा माइनस म्यू f cos थीटा इज इक्वल टू mg। यहाँ से एक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mg डिवाइडेड बाई sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। अगर मैं केस थर्ड के बारे में बात करूं तो केस थर्ड क्या होगा आपका, कि मैंने कहा कि नीचे वाला फोर्स, नीचे फोर्स क्या था आपका mg और ऊपर वाला फोर्स क्या है f sin थीटा। अगर नीचे वाला फोर्स ज्यादा है तो बॉडी का टेंडेंसी होगी नीचे जाने की, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। अगर इसको रेस्ट पे रहना है तो f sin थीटा प्लस म्यू n इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से f sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर सेम है। ठीक, डिनोमिनेटर ये वाला छोटा है। ठीक, तो यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू मिल रही होगी वो एफ मैक्स मिल रहा होगा और यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही होगी वो एफ मिनिमम मिल रहा होगा। इसका मतलब अगर ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है तो जो फोर्स की वैल्यू है एफ मिनिमम से लेके एफ मैक्स के बीच में कहीं भी हो सकती है। ये रेंज आ गया, क्लियर है, नोट कीजिए।
क्लियर है सबको? चलिए। Find M1 upon M2 so that M1 is at rest. M1 अपॉन M2 का रेशियो निकालिए ताकि M1 वाला ब्लॉक आपका रेस्ट पे रहे। देखिए अभी तक आईटी का फॉर्म आया नहीं है, तो उम्मीद है कि फेब एंड या मार्च में होगा पेपर। अगर जैन में होना होता तब तक आ चुका होता। आर्यन आया? ठीक है। फोर बाई फाइव 1 प्लस लिमिटिंग सर 4 सर म्यू के टर्म्स में आ रहा है। हाँ म्यू के टर्म में आएगा। 4 + 3 म्यू अपॉन 5 म्यू। अच्छा ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सिंपल सा है, तो मैंने यहाँ पे बात करूंगी टी नीचे की तरफ क्या हो जाएगा M2G, टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए M2G के इक्वल। अगर ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे तो ये भी तो रेस्ट पे होगा क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़े हुए दोनों। यहाँ पे भी टेंशन आपका टी होगा, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा t sin 37 दैट मींस 4/5t सॉरी 3/5t। ठीक, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा 4/5t। इसको अगर रेस्ट पे रहना है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? M1G। और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। यही होगा ना। अगर इसको रेस्ट पे रहना है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे नेट फोर्स कौन कौन से हैं? 4/5t इज इक्वल टू म्यू इनटू n। और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें
वर्टिकल डायरेक्शन में है आपका 3/5t प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू m1g। यहां से मैं सबसे पहले नॉर्मल की वैल्यू निकाल लूंगा, t की वैल्यू तो मेरे को पता चल गई, t की वैल्यू लेके इधर पुट कर देंगे, ठीक। तो यहां से आपने नॉर्मल निकाल लिया और ये नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए रेशियो आ जाएगा। थोड़ा सा मैथ्स करना पड़ेगा। तुषार आया आपका? सर कर रहा हूँ एक मिनट। मैंने भी सर करा तो यही है। हाँ तो वैल्यू सेम ही आएगी। मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा कि हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, हो जाएगा। तो थोड़ा सा 2-3 लाइन स्टेप छोड़ दीजिए, उसके बाद कर लीजिएगा जो आखिरी वाला पार्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग टच कर लें। नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं जब ब्लॉक आपका रेस्ट की पोजीशन पे हो, ठीक है, उसी केस में हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। अब जैसे कि आपको ये पता है कि अगर ब्लॉक रेस्ट की पोजीशन पे है और मैंने मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक रेस्ट पे है। अगर ब्लॉक रेस्ट पे होगा तो कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होंगे? एक तो नॉर्मल होगा और एक फ्रिक्शन होगा। कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और आपको ये पता है कि जो यहाँ पे फ्रिक्शन है ये ब्लॉक रेस्ट के पोजीशन पे है। अगर ब्लॉक के रेस्ट के पोजीशन पे है तो फ्रिक्शन है वो क्या करते रहेगा? अप्लाइड फोर्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, ठीक। तो अगर अप्लाइड फोर्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करे, सिर्फ वेक्टर को देखिए, ये फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल है, ये कांटेक्ट फोर्स। अगर रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करूं तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कुछ ये होगा। तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? √n² प्लस f², वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक। अब अगर फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होगी तो ये थीटा भी चेंज होगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? f/n, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अगर मेरे को यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करना है, इसका मतलब जो ये वैल्यू है इसको भी मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा फ्रिक्शन को। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लेते हैं? मैक्सिमम। तो क्या एंगल चेंज हो रहा है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन चेंज थोड़ी ना होगा, ठीक। तो जब बॉडी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो और कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करे और रिजल्टिंग कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिखूं tan अल्फाई परपेंडिकुलर fx max डिवाइडेड बाय बेस। fx max की वैल्यू क्या होती है? μs into n डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स μs। इसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और मेरे से अगर कांटेक्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड पूछे तो यहाँ से निकाल लिख लीजिए।
नोट कर लिया? मैंने कहा कि एक ब्लॉक है एम मास का, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा so that minimum force required to move block. Also find F minimum. मतलब कि मैं कितने एंगल पे फोर्स लगाऊं ताकि मेरा मिनिमम फोर्स से ही ब्लॉक मूव हो जाए, ठीक है? और उसके बाद मिनिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये भी फाइंड आउट करना है। फटाफट, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि हाँ जिसको जस्ट मूव करना है या मूव होने वाला है, तो हम लोग कौन सा फ्रिक्शन लेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर हम लोग फोर्स प्रोवाइड ना करें, बॉडी मूव नहीं हो सकती। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी लिखा हो तो यहाँ पे हम लोग किस फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलिए एलबीडी बनाइए, कीजिए सॉल्व। 90 डिग्री में करूंगा तो फोर्स ये ऊपर मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल मूव कराना है इसको मेरे को। ठीक है, कीजिए, मैथ्स इन्वॉल्व है इसमें। एलबीडी बनाइए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आगे आ रही है? सर 45। नहीं, तो थीटा कुछ है ना कि किसी के टर्म्स में आएगा म्यू के? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे सब चीजें अननोन है तो डायरेक्ट तो 45 नहीं आ सकता। देखिए ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, नीचे की तरफ एम जी, ऊपर नॉर्मल। ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा, और ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा? राइट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? पीछे की तरफ। और मैंने कहा कि ब्लॉक को जब भी मूव करना है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, तो मैंने मान लिया लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? म्यू एस इनटू एम। ठीक है, अब ब्लॉक को जस्ट मूव करना है, अगर ब्लॉक को जस्ट मूव करना है तो एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू एस इनटू एम। मेरे को तो मिनिमम फोर्स निकालना है ना, ठीक? अगर इतना फोर्स लगा दूंगा, इसको ऊपर जरा सी फोर्स लगा तो बॉडी मूव कर जाएगी, ठीक? और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो देखिए एफ कॉस थीटा
इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, मतलब कि म्यू एस एम जी माइनस म्यू एस एस साइन थीटा। इसको इधर ले आइए, तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब म्यू एस अभी आपने थोड़े पहले पढ़ा था, tan फाइव इज इक्वल टू म्यू एस होता है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे म्यू एस की जगह tan फाइव पुट कर दीजिए, तो tan फाइव एम जी डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस tan फाइव साइन थीटा। tan फाइव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे आपने इसको लिख दिया साइन अपॉन कॉस, तो साइन फाइव डिवाइडेड बाई कॉस फाइव इनटू एम जी। tan को लिखा साइन अपॉन कॉस और कॉस एलसीएम ले लिया, तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव होल डिवाइडेड बाई कॉस फाइव। कॉस फाइव कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी एम जी साइन फाइव होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, अब ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है नीचे वाला, तो ये हो जाएगा एम जी साइन फाइव होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस फाइव, ये ऐसा। ठीक, अब यहाँ पे देखें m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, sin फाइव कांस्टेंट है, क्योंकि फाइव क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है ना। ठीक, तो डिनोमिनेटर में थीटा वेरिएबल आ रहा है। अगर f को मिनिमम होना है तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। और cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 कब होता है, 0 डिग्री पे। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 5, यही होगा ना, थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू 5 आ गया। अगर थीटा इज इक्वल टू 5 आ गया तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, tan इनवर्स म्यू एस के इक्वल। तो अगर मेरे को किसी भी ब्लॉक को मूव करना है तो कितने एंगल पे फोर्स लगाऊं ताकि वो आसानी से मूव हो जाए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जितना है। ठीक, तो ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। और मेरे से पूछा गया कि एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, तो एफ मिनिमम की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, तो ये तो सिंपल बचेगा एम जी साइन फाइव। साइन फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी ये सर। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, tan फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव लिख सकता हूँ। अब tan फाइव मेरे को पता है, tan फाइव क्या था, म्यू एस था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। तो आपने एफ मिनिमम की वैल्यू भी लगा दी कि मिनिमम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ब्लॉक आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सके। नोट कीजिए। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं थोड़ी अलग से मैथ्स लगाई है अच्छा, क्या किया है? सर, मतलब वहां तक तो सेम ही है, एफ इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हाँ ठीक है। ठीक है, तो सर हमें पता है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा जब मिनिमम होगा तो एफ मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है सर, तो जो वो सॉरी मतलब जब वो मैक्सिमम होगा तो एफ मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम निकालना है ना सर। ठीक तो है। सर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगी, हाँ ठीक है। तो उससे डायरेक्ट मिनिमम आ गया, फिर वहां से थीटा आ जाएगा। हाँ दोनों तरीका सही है, वो भी सही है। ऐसा तो मैथ्स में करते हैं ना, जैसे कि cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, इसको मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन भी पढ़ते हैं आप लोग।
वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, अब देखिए पुल इज इजियर देन पुश। अगर यहाँ पे सेम है क्वेश्चन, अभी आप लोग करेंगे, मैं सिर्फ एफबीडी बना के छोड़ दे रहा हूँ। मैंने एक बार पुल किया किसी थीटा एंगल पे, और इसी ब्लॉक को अगर मेरे को मूव करना है तो मैंने क्या किया, इसको पुश किया थीटा एंगल पे। यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे भी म्यू है। अब दोनों केस में एफ की वैल्यू निकाली, इसको जस्ट मूव करना ब्लॉक को, जल्दी से निकालिए, एफबीडी बनाइए, कीजिए। फाइंड वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक जस्ट मूव और स्टार्ट्स टू मूव। वो रुके हुए क्यों? अच्छा शॉर्टकट मार हो गई। कीजिए, तब तक मैं भी कर दे रहा हूँ। यस सर, आ गया। देखिए ये चीज आ रही है, पुल के केस में डिनोमिनेटर बड़ा है और पुश के केस में डिनोमिनेटर छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ पुल इज इजियर देन एफ पुश।
सिंपल से एग्जांपल, इसलिए जब भी हम लोग ट्रॉली बैग को मूव करते हैं उसको आगे नहीं रखते हैं, उसको पीछे रखते हैं, पुल करते हुए चलते हैं आगे। आया समझ में? ठीक है। फाइंड एक्सीलरेशन। अगर क्वेश्चन में सिंपल म्यू दिया हुआ है, इसका मतलब म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर मैं अलग से दोनों की वैल्यू नहीं देता हूँ, क्वेश्चन में अगर सिंपल में म्यू डिफाइन करता हूँ, इसका मतलब म्यू एस और म्यू के की वैल्यू मैंने दोनों को सेम रखा है। एफबीडी बनाइए, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। मूव करेगा नहीं, हो सकता है, बस डेटा है। चलिए 10 cos 37, 10 cos 37 4/5, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, और ये हो जाएगा आपको 6 न्यूटन। 50 cos 37, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 न्यूटन, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 40 न्यूटन। सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। नीचे की तरफ आपका mg लगेगा और ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल लगेगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल की वैल्यू निकालूं, तो नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल इज इक्वल टू 2g 20 और 30 भी नीचे और 6 भी नीचे, ये कितना आ जाएगा 56 न्यूटन, ठीक। अब नॉर्मल की वैल्यू आपकी 56 न्यूटन आ गई, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ मैक्स। देखो ये देखना पड़ेगा ना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर रहा है कि नहीं। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स होगा तभी बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज मूव नहीं करेगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इनटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 और एन की वैल्यू कितनी है 56। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 न्यूटन, है ना। अब यहाँ पे देखिए, मैं राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ 40 न्यूटन का और लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ 8 न्यूटन का, तो नेट फोर्स कितना लगेगा राइट डायरेक्शन में 32, और इधर की तरफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, मैक्सिमम से ज्यादा है ना, ठीक है। लेकिन म्यू की वैल्यू मैंने दोनों के लिए सेम दी हुई है, इसका मतलब ये एफ के भी इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ पे जब बॉडी मूव करेगी, अगर बॉडी मूव करती है इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 28 न्यूटन, और इधर की तरफ एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स 32 माइनस 28 4 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड। आगे समझिए, जब भी क्वेश्चन आए फर्स्ट स्टेप में एफ एक्स मैक्स और एफ के निकाल लीजिए, और फर्स्ट स्टेप हमेशा चेक करेंगे कि अप्लाइड फोर्स एफ एक्स मैक्स से बड़ा है कि नहीं।
अगर वो बड़ा नहीं हुआ तो बॉडी मूव नहीं करेगी। हो गया? रात्रि हो गया? एंगल ऑफ रिपोज। अब देखिए एंगल और रिपोज का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई प्लेन सरफेस है और इसको ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ाता जा रहा हूँ, ये बढ़ा रहा हूँ, ठीक, थीटा बढ़ता जा रहा है। जिस पर्टिकुलर थीटा पे ये देखे स्लाइड करने लगा, ठीक है, ये जब तक रेस्ट पे है वो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जब तक ब्लॉक आपका क्या हो, रेस्ट पे हो, उसको मैं क्या कहूंगा, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन so that block is at rest with respect to the surface is known as angle of repose। लिख लीजिए इसको पहले डेफिनेशन। अब मैं यहाँ पे एंगल और रिपोज की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। मैंने कहा ये मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बीटा और ये ब्लॉक क्या है आपका, रेस्ट पे है। अगर ब्लॉक अगर आपका रेस्ट पे है और ये मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा वो कौन सा होगा, लिमिटिंग। ठीक है, लिमिटिंग एक्सेप्ट करे तो स्लाइड कर जाएगा। अब इसका एलबीडी अगर मैं ड्रॉ करूं तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, इधर क्या लगेगा mg cos थीटा, ये थीटा, यहाँ पे क्या लगेगा mg sin थीटा और इधर लगेगा नॉर्मल। तो अगर मैं इस बॉडी को देखूं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा mg sin थीटा से, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, है ना। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम। ठीक, ये ब्लॉक अभी भी क्या है आपका, रेस्ट के पोजीशन पे है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। अगर ब्लॉक अगर आपका रेस्ट के पोजीशन पे है, इसका मतलब एफ एक्स मैक्स, ये हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, इसको कभी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे एफ एक्स मैक्स बेटा किसके इक्वल है, एम जी साइन थीटा की, और नॉर्मल किसके इक्वल है, एम जी कॉस थीटा की। ठीक, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे को वैल्यू चाहिए, सॉरी ये बीटा है ना, इसी को मैं थीटा कर देता हूँ। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स मैक्स डिवाइडेड बाई एन। एफ एक्स मैक्स को क्या लिख सकता हूँ, म्यू एस इंटू एन डिवाइडेड बाई एन। एन कैंसिल हो गया तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है, सेम चीज आ रही है। जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यही था। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि किस एंगल पे मैं मिनिमम फोर्स लगाऊं ताकि आपका ब्लॉक मूव करने लगे, वो भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन था हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में। उसके बाद जो एंगल और रिपोज की वैल्यू आ रही है वो भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की इक्वल आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे मेरे से पूछा गया फाइंड नेट कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एम जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और एफ स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर।
ये वैल्यू देखिए mg आ जाएगी, क्योंकि mg को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे नेट कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई mg। आप इसको भी लॉजिकली भी कर सकता है, भले क्या अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिकली मैं निकालूं सिर्फ लॉजिकली निकालूं। मैंने क्या कहा कि ब्लॉक आपका रेस्ट पोजीशन पे है, अगर ब्लॉक के रेस्ट पोजीशन पे है इसका मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए ब्लॉक पे 0। अगर थोड़ी देर के लिए इन सब कंपोनेंट्स को भूल जाइए, यहाँ पे ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ mg, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशन पुल लग रहा है नीचे की तरफ, वो तो इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है mg, और यहाँ पे अगर रेस्ट पोजीशन पे रहना है इसका मतलब mg को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए, और वो कौन बैलेंस कर रहा होगा, नेट कांटेक्ट फोर्स। देखिए फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट आएगा ना कहीं बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को। क्लियर है, लॉजिकली भी आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। बता रहा हूँ तो उसको लिख भी लीजिए, तो कहानी की तरह मत सुनिए। मैंने कहा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। यहाँ पे फर्स्ट केस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। केस 1 क्या है आपका, अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा। थीटा क्या था, एंगल ऑफ रिपोज। अगर अल्फा की वैल्यू एंगल और रिपोज के बराबर या उससे छोटी है तो इसका मतलब ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट पे। ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा। अगर ब्लॉक रेस्ट पे है, मैं एलबीडी नहीं बना रहा हूँ, लॉजिकली सब चीजें लिख रहा हूँ मैं। अगर ब्लॉक रेस्ट पे है इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू mg के इक्वल होगी। अगर मेरे से पूछा गया कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी तो आप तो क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और ये किसके इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स की। अप्लाइड फोर्स mg sin अल्फा होगा ना नीचे की तरफ, ठीक है। और नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, mg cos अल्फा। यहाँ पे गलती से भी म्यू इंटू एन मत लिख दीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। म्यू इंटू एन का मतलब क्या हुआ, आप लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लिख रहे हैं। क्लियर है, चलिए अब हम लोग केस 2 लेते हैं। मैंने केस 2 लिया कि जो अल्फा है ये ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, इसका मतलब ब्लॉक क्या करेगा, आपका स्लाइड कर जाएगा। अगर आपका स्लाइड करेगा तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैंने कहा कि जब ब्लॉक स्लाइड करेगा नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, mg sin अल्फा। ब्लॉक स्लाइड करेगा तो पीछे की तरफ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, Fk इज इक्वल टू म्यू के इनटू n। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, mg sin अल्फा माइनस म्यू के इनटू n। n क्या होता है, mg cos अल्फा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो m कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल गई g sin अल्फा माइनस म्यू के g cos अल्फा। The acceleration is independent of mass। सेम चीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था जब हम लोगों ने स्मूथ सरफेस लिया। तो स्मूथ सरफेस लेंगे तो म्यू के की वैल्यू क्या होगी, 0। म्यू के 0 होगा तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, g sin अल्फा। यही तो आ रहा था स्टार्टिंग में कि अगर ब्लॉक को मैं इंक्लाइन सरफेस पर रख दूं तो उसका एक्सीलरेशन होता है g sin थीटा, वहां पे थीटा ले रहा। क्लियर है, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन लिख रहा है वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। क्योंकि आप लोग जब लॉजिकली सोचना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन तो आपका नॉर्मल पे डिपेंड करता है, नॉर्मल तो आपका एम पे डिपेंड करता है।
क्योंकि m की वैल्यू चेंज होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होगी तो एक्सीलरेशन चेंज हो जाना चाहिए। m पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास कैंसिल हो जाता है पूरे में। ठीक है, इसलिए लिखवा रहा हूँ ये सब पॉइंट, और इसको ऐसे फॉर्मूले के रूप में याद रखिए। बड़े बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे नेट कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे नेट कांटेक्ट फोर्स क्या होना चाहिए? नेट कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला तो मेरे को पता है, C is equal to under root n square plus fk square। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg cos अल्फा का होल स्क्वायर और म्यू के इनटू n, मतलब कि म्यू के mg cos अल्फा का होल स्क्वायर। तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? mg cos अल्फा। तो नेट कांटेक्ट फोर्स mg cos अल्फा अंडर रूट 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। आ गया? क्लियर? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, मैंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को मान लिया अल्फा है, ठीक? अल्फा को मैं वेरी कर रहा हूं 0 से लेके 90 तक। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पहले 0 था, अभी इंक्लिनेशन को बढ़ाता जा रहा हूं, 90 तक ले गया। तो कांटेक्ट फोर्स कैसे वेरी करें? इंक्रीज हो रहा होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, क्या होगा? जीरो कमेंट ऑन पहले कांस्टेंट में डिग्री। देखिए सिंपल, अभी आपने क्या लिखा था? जब तक एंगल और रिपोज तक रहेगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तब तक ब्लॉक आपका रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। अगर ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पे है, इसका मतलब अगर अल्फा की वैल्यू 0 से लेके एंगल ऑफ रिपोज तक जा रहा है, तो जो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू होगी वो mg होगी, और ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है। अब अगर मैं थीटा से ज्यादा अगर इंक्रीज करूं, अगर मैं थीटा से ज्यादा इंक्रीज करूंगा, मतलब कि अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, तो यहाँ पे अभी आपने लिखा कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू mg cos अल्फा अंडर रूट 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। ये लिखा था ना? अगर अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। cos अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा। ठीक, लेकिन एट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब अल्फा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये है पूरा। पहले कांस्टेंट रहेगा, फिर डिक्रीज होगा, फाइनली 0 हो जाएगा। क्लियर है आर्यन?
अब बच्चों वाले क्वेश्चन ही करवा रहा है कि एक ब्लॉक है 5 kg का है और म्यू की वैल्यू मैंने दे दी 0.4 और ये थीटा दे दिया 37 डिग्री। तो मैंने पूछा कि फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है कि नहीं। तुरंत एक्सीलरेशन मत निकालने लग जाएगा कि बारे फॉर्मूला तो मेरे को पता था एक्सीलरेशन का क्या होता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, डायरेक्ट वो फॉर्मूला मत लगाइएगा। पहले हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा। ब्लॉक कब मूव करेगा? जब थीटा की वैल्यू क्या हो, एंगल और रिपोज से बड़ी हो। ठीक है, ये सब कर लेंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, नहीं करवा रहा हूं। ठीक, चलिए ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के रूप में, इंजीनियरिंग में ही पूछा गया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे कई क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि ये आपका कोई ब्लॉक है और इसके बीच में म्यू दिया हुआ है और इसको मैंने स्ट्रिंग से जोड़ दिया। ठीक, मैंने हमेशा बताया है कि जब भी फिजिक्स में कहीं पे भी स्ट्रिंग आएगा तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि स्ट्रिंग क्या है, आपकी टाइट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मैंने इधर फोर्स लगाया F, स्ट्रिंग आपकी टाइट है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं यहाँ पे इस सिस्टम से फोर्स प्रोवाइड करूं राइट साइड में, तो सबसे पहले कौन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा कि टेंशन? which will act first, which will act first, friction और टेंशन? ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है इंजीनियरिंग का। कई लोगों ने कहा कि फ्रिक्शन एक्ट करेगा, कई लोगों ने कहा टेंशन एक्ट करेगा, और दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पे फोर्स लगाया, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक, अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो जो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा ना, ये नहीं कि रस्सी टूट गई, वो सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि रस्सी टूट रही है नहीं टूट रही है, रस्सी जुड़ी हुई है। ठीक, और रस्सी टाइट है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड किया और यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो है 20 न्यूटन। ठीक, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड किया, फ्रिक्शन ने कहा कि मैं तो 10 न्यूटन लगा दूंगा पीछे की तरफ, ब्लॉक रेस्ट पे है, तो इस पे फोर्स लगा क्या स्ट्रिंग पे? नहीं, तो इसका मतलब टेंशन की वैल्यू यहाँ पे 0। लॉजिकली सोचिए, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और फ्रिक्शन ने 10 न्यूटन प्रोवाइड कर दिया, तो टेंशन की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। अब सेकंड केस में मैंने कहा कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, रस्सी ने 10 न्यूटन का टेंशन लगा दिया, तो अब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। नहीं आया समझ में? ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कोई नहीं कह सकता कि नहीं पहले फ्रिक्शन ही एक्ट करेगा, ना ही कोई कह सकता है ना पहले टेंशन एक्ट करेगा। दोनों लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, लेकिन जब ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया था, तो अगर जैसे कि मैंने क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया है तो मेरे आंसर को करेक्ट माना जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि फ्रिक्शन एक्ट करेगा पहले। ठीक है, तो अभी मैं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो पहले तो लिख लीजिए कि दोनों करेक्ट है, कैसे कैसे करेक्ट है, एग्जाम्पल लिखिए।
जैसे अगर एक्सपेरिमेंटली करके देंगे तो ये दोनों कंक्लूजन आए। एक्सपेरिमेंटली कैसे बता सकते हैं? ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हुआ ना जो पहले बोलेगा कि नहीं ये पहले ये हुआ, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास, ये तो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, आपने कहा कि मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ टेंशन पहले लग रही है, तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? टेंशन ही बैलेंस कर दिया। एक ने कहा कि फ्रिक्शन ही बैलेंस कर दी तो टेंशन क्यों लगेगा? इसलिए तो कह रहे हैं कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। तो सिंपल, अब मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है कि जब भी स्ट्रिंग ब्लॉक का क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले फ्रिक्शन एक्ट होना चाहिए। और टेंशन कब एक्ट करेगा? जब ये जो अप्लाइड फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड करेगा तभी टेंशन लगेगा, अदरवाइज टेंशन नहीं लगने वाला। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 20 न्यूटन, मैंने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन को तो इसने स्टैटिक फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया 10 न्यूटन लगा के। मैंने लगाया 15 न्यूटन तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने भी 15 न्यूटन लगा दिया। मैंने लगाया 20 न्यूटन तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने भी 20 लगा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने 25 लगाया तो ये तो मैक्सिमम 20 लगा सकता है, तो 5 किसको लगाना पड़ेगा? टेंशन। ठीक है, तो स्ट्रिंग में टेंशन तभी डेवलप होगी जब ब्लॉक अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड करेगा, अदरवाइज नहीं। देख लीजिए, ये था कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कितने भी टिपिकल बनाए जाते हैं। मैंने कहा कि 2 ब्लॉक हैं, सर हाँ बोलिए। मुझे एक चीज समझ से नहीं आई सर। बोलिए। सर आपने बोला सर अगर अगर कुछ लेना ही है इन दोनों में से तो फ्रिक्शन लेना है। हाँ ठीक है सर, तो पहले फ्रिक्शन चेक करेंगे, वो लगेगा तब टेंशन लगेगी। हाँ, वो अगर फ्रिक्शन, अच्छा, अगर फिर वो मूव नहीं करा तो टेंशन लगेगी नहीं, जीरो लेंगे। अभी आ रहे हैं, वही केस ले रहा हूँ। मूव नहीं करेगा तब भी टेंशन लगेगी, इसलिए अब ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन डेटा ले लो, ले लिया 4TP। ये है फाइंड टेंशन एंड फ्रिक्शन। आपको टेंशन और फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए, जब भी स्ट्रिंग से जुड़ा हो कोई सर्विस ब्लॉक तो हम लोग उसको क्या मानते हैं? सिस्टम। अगर ये मूव करेगा तो ये भी साथ में मूव करेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एज ए सिस्टम कंसिडर करेंगे।
ये एक सिस्टम है। अगर मैं सिस्टम के बारे में बात करूं तो एक सिस्टम पे नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में कितना लग रहा है? 30 - 10 20 न्यूटन, ये मैक्सिमम लग रहा है, मतलब कि जो अप्लाइड फोर्स। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे Fx मैक्स की वैल्यू कितनी है? Fx मैक्स की वैल्यू है μs into n, तो μs की वैल्यू 0.5 या 25, और यहाँ पे μs n की वैल्यू कितनी है? 12। तो इस पूरे सिस्टम पे अपोजिंग फोर्स कितना है? नेट अपोजिंग फोर्स। तो नेट अपोजिंग फोर्स तो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, ठीक है। जब तक अप्लाइड फोर्स नेट अपोजिंग फोर्स को एक्सीड नहीं करेगा, ब्लॉक मूव नहीं कर सकता। यही तो कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक। तो यहाँ पे जो 20 न्यूटन है इज लेस देन 37 न्यूटन। तो ये सिस्टम क्या रहेगा? रेस्ट। अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो मैं 1/2 इसको रीड करना स्टार्ट करूंगा। देखिए इसको कैसे रीड करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लगा। अगर यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो यहाँ पे 4 केजी को तो रेस्ट पे रहना है। तो 4 केजी को रेस्ट पे रहना है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे 30 न्यूटन लगा, तो इसने कहा कि मैं तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दूंगा। कितना लगाऊंगा? 12, ठीक। लेकिन अभी भी इसको बैलेंस करना था, तो 30 - 12 तो कितना हो जाएगा आपका? 18। तो ये कहेगा कि मैं टेंशन कितना लगा दूंगा? 18 न्यूटन। तो टेंशन तो रिस्ट्रेन में बराबर होता है एक पॉइंट पे। अब मैं इस वाले ब्लॉक पे आऊंगा। इसने कहा कि मैंने टेंशन 18 न्यूटन इसमें लगा दिया, इधर अप्लाइड फोर्स कितना था? 10 न्यूटन ना, ठीक है। तो ये कहेगा मेरे को फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? 10 + 8। आया समझ में? क्लियर है? क्या हुआ? क्लियर नहीं है? सर मेरे को बस ये पूछना है सर, उधर से शुरू करेंगे टेंशन निकालना? इधर से भी करूंगा। अभी सेकंड स्टेप यहीं से भी सोचना स्टार्ट करूंगा। पहले तो एक बार इधर से सोच लिया मैंने। चलिए सेकंड स्टेप भी देख लेते हैं जल्दी से। अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, देखना मैंने कहा कि 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा, ठीक। तो फ्रिक्शन कितना लगा देगा? फ्रिक्शन पहले एक्ट करेगा ना। ये तो 10 लगा देगा, ये तो रेस्ट पे आ गया। टेंशन की वैल्यू 0, ये 0 तो ये भी 0, ठीक। ये 0 और यहाँ पे लग रहा है 30, तो फ्रिक्शन तो मैक्सिमम 12 ही लगा सकता है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मूव कर जाएगा। इसलिए सेकंड अगर यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे तो पॉसिबल नहीं। आगे समझ आ रही है? हम लोग देखेंगे दोनों तरफ से, किसी एक तरफ से अपना आप ही पॉसिबल नहीं है, वो आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लिया? ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अब चलेंगे, ठीक। तो मंडे को ट्यूसडे तक कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन को बाइंड अप करें, ठीक। लगभग आप लोगों को जो 11th में मैं 5 लेक्चर में पढ़ाता हूँ, वो आज 1 लेक्चर में पढ़ाया है। स्पीड को मेंटेन करते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन में करवाता जाऊंगा, ठीक है। टाइम आपको ही पता है कम है, मेरे पास भी, ठीक है। तो स्पीड को तेज रखना ही पड़ेगा। अगर स्पीड स्लो करूंगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे।
करवाऊंगा उतना ही कि अगर आज मैंने सोचा है कि मेरे को फ्रिक्शन खत्म करना है तो मैं क्वेश्चन को कम कर दूंगा, फ्रिक्शन खत्म कर दूंगा। ठीक, अगर स्पीड सही रहेगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवाऊंगा। ठीक है, चलिए ओके।